डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थर्मल पावर प्लांट को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर को, और उसके बाद तीसरा हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। हम लोगों ने जिस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को देखा था, वहां पर वाटर एनर्जी को, वाटर के वेलोसिटी को यूज करके वाटर हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था। सिमिलरली हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट में देखा था कि वहां पर आप लोगों ने कोल को बर्न करने के बाद वहां से जो हीट एनर्जी निकल रहा है, उस हीट एनर्जी को यूज करके वाटर को गर्म करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, और वहां से उस वाटर को स्टीम बनाकर स्टीम टरबाइन लगा रहता है। स्टीम टरबाइन में स्टीम इनपुट कराकर वहां से जनरेटर को चलाते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन किया जाता है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी से जो हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट को यूज करके हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, वहां पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद स्टीम टरबाइन लगा रहता है जो कि मैकेनिकल आउटपुट देता है, और वहां से हम लोग उसके शाफ्ट से जनरेटर कपल्ड होता है, और वहां से वो जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर देखें कि इससे आगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे कंट्री में कितना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसकी क्या जनरेशन कैपेसिटी है, और आगे फ्यूचर ग्रोथ न्यूक्लियर पावर प्लांट का हमारे कंट्री में क्या है। तो हमारे कंट्री इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अभी रनिंग में है। इसकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 7380 मेगावाट है, जो कि बहुत ही कम है। और इंडिया में 5 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कुछ और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्लान किए गए हैं। तो ये सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एनपीसीआईएल ऑपरेट करती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब आप एटम की बात करते हैं, तो एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, उसे एटॉमिक नंबर की कहा जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब आप ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मास नंबर। तो अब यहां पर आपने एक आइसोटोप का नाम सुना होगा एटम में। आइसोटोप क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके डिफरेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। ये आइसोटोप्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ऐसे आइसोटोप्स क्या करते हैं कि वो फिर दूसरे एलिमेंट्स में, यानी वो आइसोटोप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। तो ऐसे आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आपने यूरेनियम के बारे में सुना होगा, तो यूरेनियम भी कुछ इसी टाइप का है। तो यहां पर यूरेनियम, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 235 और इसका एटॉमिक नंबर 92, इसे यूज किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। यानी यूरेनियम 235 का यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है एज ए फ्यूल। तो अब देखते हैं हम लोग यूरेनियम 235 किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर एक फेनोमेना है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन बेसिकली जब हमारा एक लार्ज न्यूक्लियस है, अगर हमारा एक लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और उसमें जब जिसमें न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया जाता है, जब हमारे पास एक लार्ज न्यूक्लियस है, उस लार्ज न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है, तो वहां पर वो न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाते हैं, और उसके साथ साथ फिर न्यूट्रॉन्स भी, 2 न्यूट्रॉन्स मिलता है। फिर यहां पर देखिए
कि ये हमारा एक लार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन वेलोसिटी से आया और ये न्यूट्रॉन इस पर अटैक किया और न्यूट्रॉन इस पर कोलाइड करने के बाद ये न्यूक्लियस क्या हुआ, दो पार्ट में ब्रेक कर गया। ये एक न्यूक्लियस बना, दूसरा न्यूक्लियस ये, और यहां से भी दो न्यूट्रॉन निकला और इसके साथ साथ बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके साथ साथ रिलीज कर रहा है। यही आपका न्यूक्लियर एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये न्यूट्रॉन इस छोटे वाले न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा और फिर से ये न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा और यहां पर फिर से हीट प्रोड्यूस होगा। यहां भी ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को अटैक कर रहा है, इसे कोलाइड कर रहा है और यहां पर दो छोटे न्यूक्लियस रिलीज हो रहे हैं और यहां पर फिर हीट रिलीज होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली एक चेन प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली एज ए चेन रिएक्शन ये चलता रहता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए लार्ज न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और यहां पर बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि इसी ह्यूज एनर्जी को स्टोर करके इस ह्यूज एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे वाटर को गर्म करने में, जहां से हमें स्टीम प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर एक आपका डाउट हो सकता है कि जब कोई पार्टिकल इसे हिट कर रहा है और वहां पर इसे कोलाइड कराया जा रहा है, इसे ब्रेक कराने के लिए न्यूक्लियस को, तो यहां पर न्यूट्रॉन का ही क्यों यूज किया जाता है? हम प्रोटॉन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का यूज इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की बात करते हैं, इस न्यूक्लियस में यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसे प्रोटॉन हिट कर रहा है, प्रोटॉन का भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन इसे हिट नहीं कर पाएगा, उसे लार्ज वेलोसिटी से लाएंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस उस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। इसलिए हम लोग प्रोटॉन से हिट नहीं कराते हैं। दूसरा, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन से हिट कराया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन से भी हिट नहीं कराते हैं, इसलिए यहां पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। इसके अलावा दूसरा एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटा न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है और वहां भी एनर्जी रिलीज होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को पहले प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर क्या फिजन प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है या फिर फ्यूजन प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है? तो वहां पर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे आसानी से कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो आइए हम लोग इसका सबसे पहले डायग्राम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहला पार्ट है, यहां पर देखिए एक शील्ड लगा हुआ है, यानी एक कवरिंग किया गया है। इस कवरिंग के अंदर एक रिफ्लेक्टर है, दिस इज द रिफ्लेक्टर, ये आपका रिफ्लेक्टर है। इस रिफ्लेक्टर के अंदर न्यूक्लियर कोर है। न्यूक्लियर कोर में देखिए यहाँ पर ये आपको ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये आपका एक मॉडरेटर है, ये क्या है, एक मॉडरेटर है, और इस मॉडरेटर के बीच में यहाँ पर ये क्या है, ये एक फ्यूल है। इस मॉडरेटर के बीच में यहाँ पर एक फ्यूल है, तो ये हमारा फ्यूल है। फ्यूल का मतलब ये यहां पर क्या है, फ्यूल का मतलब यूरेनियम 235 है, और यहां पर एक कंट्रोल रड लगाया गया है, ये बीच में कंट्रोल रड इंसर्ट किया गया है, और यहां पर एक कूलेंट है, यानी ये देखिए यहां पर कूलेंट है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर वन बाय वन सारे चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा कोर। ये कोर किस चीज का बना होता है, जो यहाँ पर ये कोर है, ये कोर किस चीज का बना होता है और इस कोर का काम क्या है? तो देखिए
द कोर कंसिस्ट्स ऑफ फ्यूल रॉड्स मेड ऑफ फिसाइल मटेरियल। यानी इस कोर में क्या होता है, इस कोर में फ्यूल रॉड्स होता है और ये फ्यूल रॉड्स क्या करते हैं, ये बेसिकली फिसाइल मटेरियल का बना होता है, यानी ये यूरेनियम 235 का बना होता है फ्यूल रॉड्स। ये कोर किस मटेरियल का बना होता है, ये कोर एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये कोर एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, इस कोर का शेप क्या होता है, तो द शेप ऑफ द कोर इज सिलिंड्रिकल और क्यूबिक शेप। जो कोर का शेप होता है वो कोर का शेप सिलिंड्रिकल होगा या फिर क्यूबिक शेप होता है। इसका क्या रीजन है, सिलिंड्रिकल है या फिर क्यूबिक शेप है, क्योंकि यहां पर जब आपने न्यूक्लियर कोर बनाया है तो न्यूक्लियर कोर में आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल रॉड्स को डाल रहे हैं, यानी कि और इस फ्यूल को बार बार आपको क्या होगा, ये फ्यूल जब हमारा खत्म हो जाएगा इसमें क्या होता है, फिर से आप फ्यूल रॉड इंसर्ट करेंगे, यानी फ्यूल से इसमें फिर से देंगे। इसलिए जो ये शेप होता है सिलिंड्रिकल शेप या क्यूबिक शेप, ये इस फ्यूल रॉड्स के लिए कंफर्टेबल होता है, उसे आप फिर से बार बार रिफिल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। हमारा दूसरा पार्ट है कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड का क्या काम है, यहां पर देखिए, कंट्रोल रॉड की हम बात करते हैं। इस कंट्रोल रॉड का क्या काम है, ये बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है, इस न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल रॉड कंट्रोल्स द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। तो आइए किस तरह से ये कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल रॉड कैडमियम और बोरॉन्स का बना होता है। कैडमियम और बोरॉन्स रॉड का यूज किया जाता है। अब देखिए कंट्रोल रॉड यहाँ पर 3 टाइप का होता है। कंट्रोल रॉड यहाँ पर 3 टाइप का होता है। पहला है सेफ्टी रॉड, दूसरा है सीम रॉड, तीसरा है रेगुलेटिंग रॉड। तो हम देखते हैं तीनों रॉड का क्या क्या अलग अलग फंक्शन है। पहला हम लोग देखते हैं सेफ्टी रॉड का क्या फंक्शन है। तो जब आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट रन कर रहा है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर रन कर रहा है, वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके पास कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन हो गया, कभी पावर जनरेशन आपका बहुत एक्सेस हो गया, या फिर कभी सीवियर अर्थक्वेक आ गया है, या फिर कभी कंट्रोल एक्शन आपका फेल कर चुका है प्लांट का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेशन को सडनली स्टॉप करना पड़ेगा। जनरेशन को सडनली स्टॉप करने का मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस हो रहा है, उस न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को हमें सडनली बंद करना पड़ेगा। तो जब हम न्यूक्लियर प्रोसेस को सडनली बंद करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास सेफ्टी रॉड है। उस सेफ्टी रॉड को जैसे ही आप पूरा इंसर्ट करेंगे, ये सेफ्टी रॉड यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह होगा, यानी जो जहां जहां फ्यूल्स देख रहे हैं इसके इधर सेफ्टी रॉड्स हैं। ये सेफ्टी रॉड्स को जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये तुरंत का तुरंत जो न्यूट्रॉन्स यहां से कोलाइड किया जा रहा है, देखिए यहां से न्यूट्रॉन्स जो कोलाइड कर रहा है, ये न्यूट्रॉन जाकर इस फ्यूल के जगह सेफ्टी रॉड पर कोलाइड करेगा, और वो सेफ्टी रॉड क्या करेगा, वो सेफ्टी रॉड इस न्यूट्रॉन को यहां पर कोलाइड करेगा। ये सेफ्टी रॉड या तो इसे एब्जॉर्ब कर देगा या फिर इसे रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी ये न्यूट्रॉन इस पर आपका नहीं आ पाएगा, इस न्यूट्रॉन की वेलोसिटी नहीं रहेगी जो कि न्यूट्रॉन आपके इस यूरेनियम 235 पर अटैक कर सके, और जिसके कारण जनरेशन तुरंत का तुरंत बंद हो जाएगा। द जनरेशन विल बी स्टॉप्ड। सो दिस इज द यूज ऑफ सेफ्टी रॉड। दूसरा है सीम रॉड। तो सीम रॉड का काम क्या है, जब न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस हो रहा है तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में भी फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि फिशन प्रोडक्ट्स को हमें बाहर निकालना होता है। वो फिशन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो लास्टली जो फिशन प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, वो फिशन प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, वो फिर से उसमें न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस नहीं होता है, जिसके कारण हमें क्या करना है, उस सारे प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है। अगर वो प्रोडक्ट्स इसमें बढ़ते जाएंगे, तो अगर वो प्रोडक्ट्स जब हमारा इसमें बढ़ता जाएगा, उस प्रोडक्ट्स के कारण क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा,
और अगर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो हमारा जनरेशन स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जनरेशन को स्पीड अप करने के लिए, यानी हमारा जनरेशन स्लो डाउन नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम जो हमारा सीम रड होता है, सीम रड को एक स्मॉल डिस्टेंस से इसको इंसर्ट किया जाता है और टाइम टू टाइम इसे फिर हटा दिया जाता है। इसे यानी आप इसे ऊपर कर दिया जाता है, यहां पर इसे आप शिफ्ट करेंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जिससे कि यहां पर क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स, अधिक न्यूट्रॉन्स अटैक कर पाएंगे डायरेक्टली फ्यूल्स को, और फिर जैसे ही जनरेशन आपका कंट्रोल हुआ, फिर से आप उसे क्या करेंगे, उसे फिर से उसी पोजीशन पर सीम रड को ला देंगे। तीसरा है हमारा रेगुलेटिंग रड। रेगुलेटिंग रड का क्या फंक्शन होता है कि जब हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर पावर जनरेट कर रहा है और पावर जनरेट कर रहा है तो जनरेटर के अक्रॉस क्या है, लोड कनेक्टेड है। तो जब हमारा लोड वेरी कर रहा है, लोड हमेशा कुछ ना कुछ लोड चेंज होता रहेगा, और जब आपका लोड चेंज हो रहा है तो लोड चेंज होने के साथ साथ अगर आपका लोड सपोज सडनली द लोड इज इंक्रीज्ड, तो जब आपका लोड इंक्रीज हुआ है, लोड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रेगुलेटिंग रड है, उस रेगुलेटिंग रड को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाएगा। और जब रेगुलेटिंग रड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फिर से वहां पर देखेंगे न्यूट्रॉन्स, अधिक न्यूट्रॉन्स यहां पर अटैक करेंगे, और जिसके कारण न्यूक्लियर फिशन यहां पर इंक्रीज हो जाएगा और जिसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ जाएगा। और जब हमारा लोड कम हो जाता है, कभी लोड रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, तो हमें क्या करना है, न्यूक्लियर फिशन के रेट को कम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, रड को डाउन कर देंगे। तो यानी रेगुलेटिंग रड को हमेशा लोड के अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन किया जाता है, जिससे कि आप कांस्टेंट जनरेशन, यानी आप लोड के अकॉर्डिंगली पावर को जनरेट कर सकें। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रड। तीसरा है शील्डिंग। तो हम देखते हैं शील्डिंग क्या होता है। देखिए ये पूरा है हमारा शील्ड, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज शील्ड। तो शील्डिंग की जरूरत क्यों होती है, शील्डिंग की जरूरत क्यों होती है, जब न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस हो रहा है और न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस से न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को जब जनरेट किया जा रहा है तो वहां पर रेडिएशंस होते हैं। तो वहां पर जितने लोग इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर रेडिएशंस उन तक पहुंच रहा है, तो जो कि एक बहुत ही उनके लिए हार्मफुल है, तो उस रेडिएशंस को कम करने के लिए शील्डिंग किया जाता है, ताकि ये रेडिएशंस बाहर ना हो। और ये शील्डिंग किया जाता है, ये मटेरियल कंक्रीट का होता है, ये कंक्रीट शील्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है, यहां पर देखिए, अब आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इस कोर में प्रोड्यूस हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब यहां पर हीट प्रोड्यूस हो गया है। अब क्या टारगेट होना चाहिए, इस हीट को यूटिलाइज करना है। नाउ यू हैव टू यूटिलाइज द हीट प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर कोर। तो इस हीट को यूटिलाइज करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। कूलेंट आपका वाटर होगा, वाटर क्या करेगा, इससे फ्लो करता रहेगा, और वाटर को इससे फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वाटर को फ्लो कराने का मतलब है कि जो हीट आ रहा है, यहां से हीट जनरेट हो रहा है, ये हीट क्या होगा, वाटर के थ्रू ये हीट बाहर को एक्सचेंज हो जाएगा। वाटर के थ्रू जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है न्यूक्लियर फिशन के द्वारा, ये हीट कूलेंट मटेरियल यानी वाटर के थ्रू क्या होगा, ये हीट बाहर की तरफ चला जाएगा। और हीट बाहर की तरफ जाने का मतलब क्या है, वाटर को बॉयल कर दे रहा है, और फिर बॉइल्ड वाटर को यूज किया जाएगा स्टीम टरबाइन में। तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं यहाँ पर कि लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी आपने न्यूक्लियर प्लांट को डिस्कस कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी अभी आपका टारगेट है कि आप अब यहाँ पर स्टीम टरबाइन में स्टीम इनपुट कराएंगे, और फिर वो स्टीम टरबाइन से क्या किया जाएगा, वहां से फिर जनरेटर को कपल किया गया है, और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा।
दैट जनरेटर विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए ये आपका न्यूक्लियर कोर था, ये आपका न्यूक्लियर कोर था, और यहां से क्या हो रहा था, आपने देखा कि कूलेंट के थ्रू यहां से हीट एक्सचेंज हो रहा है, कूलेंट के थ्रू हीट एक्सचेंज हो रहा है, और वाटर क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर कहां जाएगा, ये स्टीम अब कहां जाएगा, ये स्टीम जाएगा स्टीम टरबाइन पर। दिस स्टीम विल गो टू स्टीम टरबाइन, और इस स्टीम टरबाइन के साथ क्या कपल किया गया है, इस स्टीम टरबाइन के साथ जनरेटर को कपल किया गया है, जो कि यहां पर इस तरह से पावर को प्रोड्यूस करेगा। ये जनरेटर क्या करेगा, 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और यहां पर ये टरबाइन है, तो ये टरबाइन के साथ यहां पर क्या होगा, एक कंडेंसर होगा, टरबाइन के साथ एक कंडेंसर होगा यहां पर, जो कि स्टीम पावर प्लांट में भी आपने देखा था। ये कंडेंसर होगा, और यहां पर क्या होगा, एक वाटर, यहां पर एक वाटर पंप होगा, दिस इज योर वाटर पंप, वाटर पंप। ये क्या कर रहा है, ये वाटर यहां पर सर्कुलेट करा रहा है, और यहां पर क्या होगा, यहां से आप वाटर जो कि मेकअप वाटर है, उस मेकअप वाटर को आप यहां से रिवर से ले रहे हैं, रिवर या फिर आपका जो भी कैनाल है वहां से आप मेकअप वाटर ले रहे हैं, और इस मेकअप वाटर से यहां पर आपका स्टीम बन रहा है। ये आपका था न्यूक्लियर कोर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर था, ये टरबाइन है, दिस इज द टरबाइन, ये कंडेंसर है, और यहां पर ये जनरेटर है, दिस इज द जनरेटर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात देख ली। नेक्स्ट अब जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है साइट सिलेक्शन, यानी कि साइट का सिलेक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं उसे हमें देखना है। तो साइट सिलेक्शन के लिए सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो देखिए मेनली यहां पर 4 फैक्टर्स हैं, मेनली यहां पर 4 फैक्टर्स हैं साइट सिलेक्शन के लिए। साइट सिलेक्शंस के लिए यहां पर 4 फैक्टर हैं। यहां पर देखिए आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी टू साइट, यानी इस साइट पर जो आप जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आसानी से वहां पर मेन पावर आप भेज सकें, वहां पर लोगों को भेज सकें ताकि वहां पर आपका ऑपरेशन चलता रहेगा। तीसरा हमारा डिस्पोजल ऑफ एस, यानी यहां पर एस क्या है, ये एस है हमारा तीसरा हमारा डिस्पोजल ऑफ एस, यानी कि जो फिशन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इस फिशन प्रोडक्ट्स को क्या होना चाहिए, ये फिशन प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम यहां पर डिस्पोज करते रहें, वहां पर स्टोरेज होना चाहिए और फिर वहां से उसे बाहर निकालना चाहिए उस फिशन प्रोडक्ट्स को। और इसके बाद चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। तो ये चारों फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहां पर फिर से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो आप चूंकि वाटर का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज करके स्टीम बनाया जा रहा है, इसलिए
जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होना चाहिए ये भी किसी नदी के किनारे होना चाहिए, किसी कैनाल के पास होना चाहिए, जहां पर कि वाटर इजीली अवेलेबल हो और उस वाटर को आप यूज करके स्टीम बना सकें। दूसरा हमारा है एक्सेसिबिलिटी टू साइट, यानी आप जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए ताकि इंजीनियर्स वहां पर, मेन पावर्स, साइंटिस्ट वहां पर आसानी से जा सके, आ सके। तीसरा है हमारा डिस्पोजल ऑफ एस्ट, यानी जो न्यूक्लियर फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियर फिशन प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी यहां से भी रेडिएशंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, ये बहुत ही न्यूक्लियर फिशन प्रोडक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत अधिक हार्मफुल होता है, इसलिए न्यूक्लियर फिशन प्रोडक्ट्स को भी टाइम टू टाइम वहां पर तुरंत का तुरंत डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए जिसे आप डिस्पोज कर सकें। चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, तो आप कोई भी पावर प्लांट बनाते हैं तो उस पावर प्लांट के लिए आपके लिए ये जरूरी होता है कि वह लोड सेंटर से जितना नजदीक हो, क्योंकि जिससे आपको ट्रांसमिशन लॉस कम हो सके। तो ये चारों फैक्टर्स आपने देख लिया। नेक्स्ट अब एक ब्रीफ में और देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम का जो रिक्वायरमेंट होता है, ये यूरेनियम कहां पर अवेलेबल है, हमारे कंट्रीज में क्या यूरेनियम कहां से आते हैं, किस प्रोसेस से आते हैं। तो हमारे कंट्रीज का, इंडिया का अलग अलग कंट्रीज के साथ यूरेनियम डील साइन किया गया है और हर एक कंट्रीज इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करती है, चाहे वो रसिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो। तो ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली 2014 में न्यूक्लियर डील साइन किया गया है, तो जहां से कि यूरेनियम को का सप्लाई इंडिया में किया जाता है। दूसरी बात है कितने यूरेनियम की जरूरत होती है, तो 1 किलो यूरेनियम अगर आपके पास है तो 1 किलो यूरेनियम से आप पूरे 1 साल 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दूसरी बात कि इसका कॉस्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने का कॉस्ट कितना आता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने का कॉस्ट कहीं कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट के बीच में रहता है। दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी जब प्रोड्यूस करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी कितना, न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या होता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का रनिंग कॉस्ट महंगा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल्स कम दाम पर अवेलेबल नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूल का कॉस्ट अधिक होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट काफी हैजार्डस भी होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ फायदेमंद क्या है कि जैसे आप कोल की बात करें, आपके पास थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कि जो कि कोल से ऑपरेट हो रहा है, तो कोल को स्टोर करने के लिए बहुत अधिक स्पेस की जरूरत होती है। यहाँ पर उस स्पेस की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत अधिक स्पेस की जरूरत, न्यूक्लियर फ्यूल के लिए बहुत स्पेस की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आज आपने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।